चलिए आज आपका समय बर्बाद ना करते हुए आज हम यूनिट 7 की पहली कहानी पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम एक एक कहानी पढ़ेंगे। तो आज की कहानी है हमारी राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित चंद्रदेव से मेरी बातें। तो आइए सबसे पहले हम राजेंद्र बाला घोष के बारे में जानते हैं। राजेंद्र बाला घोष का जन्म सन 1882 में वाराणसी में हुआ था और मृत्यु 24 फरवरी सन 1951 में मिर्ज़ापुर में हुई थी। यह हिंदी नवजागरण की पहली लेखिका थी। इनकी माता का नाम निदरवासिनी घोष था। उनका परिवार वाराणसी का एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार था। उनके पूर्वज बंगाल से आकर वाराणसी आकर बस गए थे। बचपन में इन्हें चारूबाला और रानी नाम से पुकारा जाता था। इनकी आरंभिक शिक्षा इनकी माता के संरक्षण में हुई थी। राजेंद्र बाला घोष का विवाह पूर्णचंद्र देव के साथ हुआ था। 1904 से 1917 तक बंग महिला की रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। इसी बीच उनके 2 बच्चों का निधन हो गया और 1917 में पति का भी देहांत हो गया था। तो इस प्रकार के आघातों से जूझते हुए राजेंद्र बाला घोष पूरी तरह से टूट गई थी और अंत में 24 फरवरी सन 1951 में मिर्ज़ापुर में उनका देहांत हो गया था। हिंदी कहानीकारों में राजेंद्र बाला घोष को हिंदी कहानीकारों में हिंदी की पहली महिला कहानीकार माना जाता है। यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में इनकी 2 कहानियां लगी हुई है। एक है चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसका प्रकाशन वर्ष 1904 है और यह कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है, और दूसरी कहानी है इनकी दुलाई वाली, जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 है। इस प्रकार इनकी अन्य कहानियाँ हैं कुंभ में छोटी बहू, भाई बहन, दलिया, हृदय परीक्षा, इनकी प्रमुख कहानियां हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। तो यह कहानी जो है वो पत्रात्मक शैली में लिखी गई है, जिसके पात्र है लेखिका और चंद्रदेव। लेखिका जो है वो एक पत्र के माध्यम से लॉर्ड कर्जन की नीतियों का विरोध करती है। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य किया गया है। उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर इस कहानी में व्यंग्य किया गया है। रंगभेद एवं पक्षपात का चित्रण किया गया है। सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। उच्च शिक्षित वर्ग की काठ के पुतलों के साथ तुलना की गई है। भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से किया गया है। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी जान पड़ती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों की बात की गई है। कहानी के भीतर आए हुए विषय है पक्षपात, कलकत्ता की बात, वाहन, चपल, एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान, कानून आदि। इस प्रकार यह कहानी जो है वो पत्रात्मक शैली में लिखी गई है तथा भवदेव पांडे ने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे अपनी यूनिट 7 की पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट भी पेंशन नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन
प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर है, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमृत कर दिया, अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दें। आशा है कि वे आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे तो आपको किसी कमीशन के मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही अब भी है, पर यहाँ तो इनका परिवर्तन हो गया कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ समय ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपाकार भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद में अटखेलियाँ किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मड़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लापटका बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं, और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि पदो भदवा त्रिलोक्य पावनी सुरसुरी के भी घाट खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृद्धाकारक खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है।
बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिट टकसाल को देखकर सिंधु तन्या उसकी लोकप्रिय सहोदरा कमला देवी और कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वमय उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित और सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की लालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शंशधर, शंशलाछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तन्य होने पर जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति में काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की लालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों का ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है, तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप सब अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय की ही वंशधरकों साम्राज्य है, और न अब भारत की वह संशय श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे भी काठ के पुतलों की भांति है। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए हो, अपनी फैमिली डॉक्टर धवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते जाएं। आशा है कि धवंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज इधर न करें, आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े, तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चंद्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ के दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं, और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस के कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने आपसे इतने बातें कही पर खेद है, आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया, परंतु आपने इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। एक बंग महिला। इस प्रकार हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी को आप अपने आप भी एक बार अध्ययन करें और इसके कुछ महत्वपूर्ण नोट्स अपनी कॉपी पर बना लें। तो इस कहानी में बहुत से बातों का वर्णन किया गया है, जैसे पक्षपात, कलकत्ता की बात की गई है, एकता का सूत्र परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान की बात की गई है, चिकित्सा की बात की गई है, बिजली की बात की गई है, तंत्र विज्ञान और कानून विज्ञान की बात की गई है। तो यह इस प्रकार यह कहानी जो है वो पत्रात्मक शैली में लिखी गई है, जिसमें चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में यह कहानी लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य किया गया है और अंग्रेज सरकार की न्याय की व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। तो इस प्रकार हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल पर इस वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करें।